आज उपस्थित जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी लोगों का मॉर्निंग सेशन में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि साथियों आप लोगों को जानकारी है कि आज का हमारा जो सेशन है हम किसी डिसीज़ को लेकर के बात करते हैं या किसी प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो आज उसी तारतम्य में हम एक डिसीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि एक कॉमन डिसीज़ है, अधिकांश लोगों को होने के चांसेस इसमें रहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि पैरालिसिस, या इसे हम लकवा भी कह सकते हैं, पक्षाघात भी कहा जाता है। तो आज हम इसी मैटर पे बात करेंगे और ये बहुत ही कॉमन डिसीज़ है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि ये पैरालिसिस का अटैक ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। इसमें इस प्रकार से आज जिस प्रकार से आज हमारा खान पान दूषित हो चुका है, हमारी जो दिनचर्या है वो अनियमित और अव्यवस्थित हो चुकी है। आज इंसान पैसों की कमी को लेकर के मानसिक तनाव की स्थिति से गुजर रहा है, कुछ रिश्तों को लेकर मानसिक तनाव की स्थिति से गुजर रहा है। इन सब का कारण कहीं न कहीं आज की जो वर्तमान परिवेश है, जैसे इंसान जीना चाहता है उस प्रकार से जी नहीं पा रहा है, तो कहीं न कहीं ये तनाव का कारण भी बनता है। और जिस आधार पर आज दुनिया चली आ रही है, खान पान जिस प्रकार से बिगड़ चुका है और पैसों की जो किल्लत हो रही है जिसकी वजह से मानसिक तनाव की स्थिति निर्मित हो रही है, इनके चलते शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हावी हो रही हैं। खान पान दूषित होने की वजह से कैंसर, अल्सर, ट्यूमर, माइग्रेन, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, डायबिटीज जैसे गंभीर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। और इन सब कारणों को व्यक्ति स्वयं जानता है कि किन कारणों से हो रहा है। मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया है, न्यूज़ मीडिया है, इनके माध्यम से आए दिन लोगों को सचेत किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सात्विक भोजन का उपयोग करें, रसायनों से बचें, बीमारियों से बचें। और इसी तारतम्य में हमारा वर्षा फोरम, जो कि एक स्वयंसेवी संस्था है, ये गांव-गांव जा कर के लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है कि कम से कम रसायन का उपयोग करें और पहले ज़माने में जो खेती हुआ करता था उस प्रकार से वो खेती प्रारंभ करें, जिससे पौष्टिक भोजन मिले, गुणवत्ता वाला हम आहार कर सकें, जिससे हमारे शरीर में बीमारियां कम हो सके। और साथ ही साथ आज जो धरती माता की स्थिति हो चुकी है, ज़मीन कठोर, बंजर और जहरीला हो चुका है, इसको भी दुरुस्त करने का एक बीड़ा उठाया है वर्षा फोरम ने। और इसी तारतम्य पर गांव-गांव जा करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे मानव शरीर में होने वाले एक कॉमन डिसीज जिसे पैरालिसिस कहते हैं या लकवा जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पैरालिसिस अटैक, ये पैरालिसिस अटैक ये क्या है, ये किसे हो सकता है, इसके साथ साथ इसके होने से पहले क्या संकेत आते हैं शरीर में और इसके क्या क्या लक्षण हैं, और इसका आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में इसका निदान क्या है, इस पर हम बात करेंगे। साथियों, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि पैरालिसिस का अटैक किसी भी वक्त आ सकता है, विद इन सेकंड आ सकता है। इसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं होता कि आपको समय दे करके या अवसर दे करके आपके पास आएगा। ये कहीं पर भी बैठे रहेंगे, सड़क पे चलते रहेंगे, सोए रहेंगे या बातचीत करते रहेंगे, उस वक्त भी ये आ सकता है, विद इन सेकंड आता है ये। और कभी कभी इसके आने के कुछ संकेत पहले मिल जाते हैं, लेकिन अज्ञानता की वजह से हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते और उसको हम नॉर्मल प्रॉब्लम समझ लेते हैं। जो इसके सिम्टम्स आते हैं होने से पहले ये बहुत कुछ संकेत देता है, लेकिन अज्ञानता होती है, लोगों को जानकारी नहीं होता कि ये पैरालिसिस का ये संकेत दिया जा रहा है और उसको नॉर्मल समझ लेते हैं और इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। इस कारण से किसी भी वक्त किसी को भी लकवा हो जाता है। यदि ये जो सिम्टम्स आता है, पैरालिसिस अटैक आने से पहले जो सिम्टम्स आता है उसको जान करके अगर उसका निदान करना चालू कर दें तो शायद पैरालिसिस के अटैक से बचा जा सकता है। लेकिन लोग अज्ञानता की वजह से इन बातों को समझ नहीं पाते। तो आज आप भाग्यशाली हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज आप लोगों को हम उस पैरालिसिस अटैक के आने से पहले क्या क्या संकेत मिलता है, इन संकेतों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। हो सकता है कि आपको जानकारी रहेगा और कहीं भविष्य में आपको या आपके किसी जान पहचान को या रिश्तेदार में ऐसा कोई सिम्टम्स नज़र आता है तो उसको आप सचेत कर सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में पैरालिसिस के अटैक से वो बचा रहे। तो आगे हम बात करेंगे। साथियों, ये जो मानव शरीर है, ये मानव शरीर एक साधना का एक बेहतर संसाधन है। आप देख सकते हैं हमारे शरीर की संरचना किस प्रकार से होती है। कोशिकाओं से तैयार होता है, कोशिकाओं से ऊतक, ऊतक से फिर अंग और अंग से अंग तंत्र।
इस प्रकार से ऊपर वाले ने हमारे शरीर को डिजाइन किया है कि सारी शक्तियों का समावेश कर दिया है मानव के शरीर में, और साधना के लिए बेहतर संसाधन होता है ये मानव का शरीर, जिसके अंदर में समर्पण, संकल्प, अनुशासन, सोच विचार, कर्मण्यता, अकर्मण्यता, निंदा, भलाई, उपकार, परिहास, चोरी, झूठ, धोखा, दया, करुणा, मोह, लालच, सत्य, असत्य, जीत हार, जन्म मरण, आनंद, दुख, सुख, ज्ञान, अज्ञान, समझ, ईमान, बेईमान, ये सारी घटनें इस मानव शरीर में शामिल है। इंसान किन चीज़ों का उपयोग करता है और किस प्रकार से वो अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस शरीर में जो चीज़ दिया जाता है वही चीज़ ब्रह्मांड को रिटर्न आता है। यानी कि अगर हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करें तो सबकॉन्शियस माइंड को जो भी कमांड दिया जाता है वो पूरे ब्रह्मांड में फैलता है और वही चीज़ ब्रह्मांड आपको रिटर्न करता है। तो इतनी गजब की ये संरचना है मानव का शरीर, लेकिन आज इस शरीर की क्या दुर्गति हो गई है या हमने क्या इसका दुर्गति किया है, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। इस शरीर को देखिए, इस शरीर में हम कितने रसायन का उपयोग कर रहे हैं, इस शरीर में कितना कहना चाहिए कि जहरीली चीज़ों का हम इसमें समावेश कर रहे हैं, चाहे वो खान पान के माध्यम से हो, चाहे हवा के माध्यम से हो, चाहे पानी के माध्यम से हो। किसी भी चीज़ की जो प्राकृतिक रूप से जिसे बनाया जाता है और प्रकृति के खिलाफ अगर हम उसमें व्यवहार करते हैं तो ये प्रकृति के खिलाफ एक अन्याय होता है, और प्रकृति से खिलवाड़ करने वाले को तो कभी प्रकृति माफ करती नहीं है। और आज हम लोगों ने अपने ही शरीर की दुर्दशा कर डाली है। तो आज हमको सचेत होना बहुत जरूरी है साथियों। आज उसी तारतम्य में हम बात करेंगे पैरालिसिस अटैक के बारे में। तो क्या है इसके सिम्टम्स, क्या है इसके लक्षण और किस प्रकार से ये होता है, तो उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, पैरालिसिस अटैक देख सकते हैं, ये शरीर में कहीं पर भी हो सकता है। हाथों में हो सकता है, पैरों में हो सकता है, चेहरे पे हो सकता है, या कमर से नीचे भी हो सकता है, या तो फिर पूरा आधा अंग हो सकता है, लेफ्ट साइड हाथ और पैर, या राइट साइड हाथ और पैर। चेहरे में अगर होती है तो चेहरे में विकृति आ जाती है, चेहरा टेढ़ा हो जाता है, यानी कहीं पर भी ये पैरालिसिस का अटैक हो सकता है। तो ये किन कारणों से होता है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अक्सर करके देखा गया है कि पैरालिसिस के 100% केस में 75% जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल के जमा होने की वजह से होता है, और 15% जो केस आता है वो ब्रेन हेमरेज के कारण, ब्लड का क्लॉट हो जाना और नसों का फट जाना, ये 15% केसों में पाया गया है। तो इस पैरालिसिस में जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम इसको पैरालिसिस को परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पैरालिसिस मांसपेशियों के या अंग तंत्रों के पूरी तरीके से कार्य करने में असमर्थता की स्थिति को कहते हैं। यानी कि जिस अंग विशेष पर पैरालिसिस का अटैक होता है वो अंग या उस अंग के जो मांसपेशी है वो अपना कार्य करना बंद कर देती है, या उसमें कोई संवेदनशीलता नहीं होती, सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। ताकत लगाने की कोशिश करने से भी उसमें उस अंग विशेष पर ताकत नहीं लगता, यानी कि तंत्रिका तंत्र भी बाधित हो सकती है। जो भी संवेदनशीलता होती है, यानी जो पर्टिकुलर अंग से जो संवेदनशीलता मस्तिष्क को जाने चाहिए, ब्रेन तक जाने चाहिए, उस तंत्रिका तंत्र में बाधा होने के कारण से भी ये पैरालिसिस का अटैक हो सकता है। जैसे मान लो पैर में होता है, पैर से अगर हम हाथ से स्पर्श करते हैं या उसको गर्म या ठंडा या सुई चुभाते हैं, उसका संकेत ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, तो इस कारण से उस पर्टिकुलर एरिया पे शून्यता आ जाती है, मोटापन महसूस होता है और वो अपना कार्य करना धीरे धीरे करके बंद कर देता है। इस स्थिति को पैरालिसिस कहते हैं या पक्षाघात कहते हैं, या तो फिर लकवा भी इसे कहते हैं। ब्लड का क्लॉट होना, रक्त प्रवाह जो होता है ये सुचारू रूप से अगर हमारे शरीर पे होते रहता है तो शरीर का संचालन बढ़िया से होते रहता है। लेकिन अगर इन्हीं नसों में यदि कहीं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, यानी चर्बी इकट्ठा हो जाता है, तो रक्त के प्रवाह में बाधा पहुंचती है। तो धीरे धीरे करके जब चर्बी बढ़ जाता है तो वहाँ पर ब्लॉकेज पैदा कर देता है, और ऊपर से जो फ्लो आ रहा है देख सकते हैं चित्र पे, तो जिस प्रकार से हम अगर कहीं किसी पाइप में हवा भरते हैं या पानी भरते हैं और आगे जाकर के रास्ते को हम उसको ब्लॉक कर देते हैं तो पाइप के फटने की संभावना बनी रहती है।
इसी प्रकार से नसों में भी अगर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो वहाँ पर, जिसे दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं, आगे जाकर के ब्लॉकेज हो जाता है तो वहाँ पर गुब्बारा के समान खुल जाता है, और जब ज़्यादा प्रेशर होता है तो वो नस फटने की संभावना बनी रहती है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस चित्र पे, वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ब्लड क्लॉट होने की वजह से ये ब्रेन हेमरेज जिसे हम कह सकते हैं, नस फट जाते हैं। तो इस कारण से भी कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा जमा हो जाने की वजह से भी शरीर में ब्लड का प्रवाह सही नहीं होता, जिसके कारण से लकवा होने के चांसेस बने रहते हैं। इस चित्र में देख सकते हैं कि हमारे शरीर में नसों का कितना गुच्छा है। ये तो हमने सिर का दिखाया है, इसी प्रकार से पूरे शरीर में कितनी नसें हैं आप सभी जानते हैं। और किसी भी नस में ब्लड का क्लॉट होना अवश्यंभावी है। किसी भी नस में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। यहाँ पर हमने ब्रेन का दिखाया हुआ, देखिए ब्रेन में कितनी छोटी छोटी नसें होती हैं और वहाँ पर भी कोलेस्ट्रॉल वहाँ पर जमा हुआ है। तो इस प्रकार से अगर वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, ब्लड का फ्लो सामान्य रूप से नहीं हो सकेगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, या वहाँ पर जो प्लाक जमा हुआ है वो ब्लड के प्रवाह को अगर रोकता है तो या तो नसें फटने की संभावना बनती है, या तो वो जो नस जिस शरीर के जिस अंग पे गया हुआ है उस अंग पे वो शून्यता पैदा कर देता है, क्योंकि वहाँ से ना तो कोई संकेत आता है और ना ही ब्लड का फ्लो बराबर रूप से होता है, क्योंकि सारे ब्लड पूरे शरीर से होकर के हार्ट से छन करके पूरे मस्तिष्क का पूरे होल बॉडी में इसका प्रभाव होता है। तो जिस जगह पे इसका कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, ब्लड के प्रवाह में जो बाधा होती है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में शून्यता पैदा हो जाती है और वहाँ पर पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। इसलिए साथियों, हमारे शरीर में जितनी भी नसें हैं, सारे नसों का ओपन होना जरूरी है। इतनी सारी नसों में पता नहीं किस नस में कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, और ये किसकी वजह से हो रहा है? हमारे खान पान की वजह से हो रहा है। आज जितना हम लोग दूषित आहार विहार कर रहे हैं, तो ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है। और सबसे घातक चीज़ जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं, रिफाइन का तेल। अभी मार्केट से जो भी हम लोग रिफाइन का तेल खरीद रहे हैं, हमको लगता है कि बहुत बढ़िया तेल है, चाहे वो नाम तो मैं किसी कंपनी का नहीं लूँगा, लेकिन देखते हैं कि एकदम सफ़ेद दिख रहा है तेल। ये तेल खाने के लिए अच्छा है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल जमाने वाला कोई चीज़ है तो वो हमारा है रिफाइन का तेल, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तो आग्रह मैं आप लोगों से करूंगा, यदि आप खाने के लिए रिफाइन का तेल उपयोग कर रहे हैं तो रिफाइन के तेल को खाना बंद कर दें। उसके स्थान पर अगर आप मार्केट से ही लेना चाहते हैं तो आप राइस ब्राउन तेल ले सकते हैं, जो आपके शरीर के लिए और हार्ट के लिए बहुत ही बेहतर होता है। या नहीं तो आप शुद्ध तेल का उपयोग करें, फल्ली है, सरसों का है, तिल का तेल है, इसे आप कच्ची घानी से पिसवा सकते हैं, तेल निकलवा सकते हैं और उस तेल का उपयोग करें तो आपके शरीर के लिए बेहतर होगा। पहले के ज़माने में आप सभी जानते हैं, पहले के ज़माने में हमारे घर के लोग घरों में तिल की खेती होती थी, सरसों की खेती होती थी और फली का खेती होता था। तो उन चीज़ों से हम लोग तेल बना करके हम लोग खाया करते थे, जिससे हम लंबे समय तक स्वस्थ रहते थे। और पहले के ज़माने में इतना पैरालिसिस का अटैक नहीं आता था जितना आज की डेट में आ रहा है। और ये हमारे जो जंक फूड का हम सेवन कर रहे हैं, शाम के समय चौपाटी पे जो भीड़ लगा रहता है, उसमें भी जो वहाँ पे चाट वगैरह बनता है या गुपचुप जो जिसे हम कहते हैं पानी पूरी जो कहते हैं, उन चीज़ों में एक खतरनाक केमिकल मिलाया जाता है जिसका नाम है सोडियम ग्लूटामेट। ये सोडियम ग्लूटामेट भी आपके शरीर में कैंसर बनाने के लिए जिम्मेदार है। बहुत सारे लोग स्वाद के लिए खाते हैं और ये सोडियम ग्लूटामेट जो होता है साथियों, ये आपके जीभ के स्वाद को बढ़ा देता है। आप लोगों ने महसूस किया होगा, जब भी आप कभी पानी पूरी खाते हैं, जब भी आप कोई पैकेज्ड फूड खाते हैं या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो जब उस पैकेट को ख़त्म कर लेते हैं तो उस समय फिर से आपको खाने की इच्छा होती है। वो खाने की इच्छा पैदा करने वाला जो तत्व है वो सोडियम ग्लूटामेट है, जिसकी वजह से आपकी जीभ को स्वाद बढ़ा देता है, फिर से आपको दोबारा खाने की इच्छा होती है। तो ये खतरनाक रसायन का उसमें प्रयोग किया जा रहा है। और जो प्रोसेस्ड फूड है, जो पैकेज्ड फूड है, जिसे हम आलू चिप्स कहते हैं, जिसे हम कुरकुरे कहते हैं, या जो भी पैकेट में मिलता है, इन सब चीज़ों में सोडियम ग्लूटामेट मिला रहता है, ताकि व्यापारी लोग आप लोगों को इनको खिला करके वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। बताना चाहूँगा साथियों, जो बाहर के जो व्यापारी हैं उनको हमारी और आपकी सेहत से उनको कोई मतलब का नहीं है, कोई सरोकार नहीं है उनको। हमारा सेहत बिगड़ रहा है, बन रहा है, उनसे कोई मतलब। उनको पैसा चाहिए होता है, इसलिए वो इन सब चीज़ों को बना करके हमारे पास भेज रहे हैं और हम अज्ञानता की वजह से इन सब चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। आज अगर आप हेल्थ केयर कंपनी में हैं तो आज आपको स्वयं को जागना पड़ेगा, स्वयं को जागरूक होना पड़ेगा। और इसके साथ साथ
इसके साथ साथ अपने परिवार को भी जागरूक करें, अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को जागरूक करें, और माता पिता हैं या समाज है, देश है, सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें कि इन सब चीज़ों से बचें। और पहले के ज़माने में जैसे हम भोजन किया करते थे उस प्रकार से भोजन करेंगे तो आज भी हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये नसों का गुच्छा देख रहे हैं। शरीर में कहीं पर भी कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो सकता है, और किस जगह पे जमाव होगा ये कोई व्यक्ति नहीं जानता। ये तो जांच के उपरांत ही पता चलता है। और इन नसों में देख रहे हैं कितने सारे गुच्छे हैं। कहीं पर भी ब्लड का क्लॉट होगा, जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा तब फिर हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं। फिर वहाँ पर लाखों रुपए अपने को देना होता है। यदि शरीर कीमती है, जान को बचानी है, तो आपको घर को गिरवी रखना पड़ेगा, जमीन को बेचनी पड़ेगी, या गहनों को बेचना पड़ेगा। बीमारी न तो अमीर देखता है न गरीब देखता है, बीमारी किसी को भी हो सकता है। अमीर आदमी का क्या है दोस्तों, अमीर आदमी के पास ढेर सारा पैसा होता है, वो इलाज करा लेता है। लेकिन यही बीमारी कहीं गरीब को हो गया, वो कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से अपने इलाज के लिए व्यवस्था करेगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो साथियों, आज हम अपनी सेहत को बिगाड़ने के जिम्मेदार हम खुद हैं। कोई दूसरा हमारी सेहत को बिगाड़ने का जिम्मेदार नहीं है। हमने खुद अपने खान पान को, अपने दिनचर्या को अव्यवस्थित कर रखा है, जिसके चलते आज हम गंभीर बीमारी के शिकार होते चले जा रहे हैं। साथियों, सिम्टम्स, अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं कि ऐसे क्या क्या संकेत होते हैं जो पैरालिसिस का अटैक का आने की चेतावनी देते हैं। इन संकेतों को ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर आप मोबाइल पे गंभीरतापूर्वक देख रहे हैं तो इन सिम्टम्स को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर नोट डाउन कर सकते हैं। ये सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि या तो स्वयं को आप अपने आप में कभी ऐसा एहसास होगा जिसकी वजह से आपको निकट भविष्य में पैरालिसिस के चांसेस हो सकते हैं, या तो कोई आपकी जान पहचान या कोई आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र हैं, उनको अगर ये सिम्टम्स नजर आते हैं तो उनको आप बचा सकते हैं। तो कुछ सिम्टम्स आपको बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला जो संकेत देता है पैरालिसिस आने से पहले, निकट भविष्य में पैरालिसिस के शिकार हो सकते हैं। मरीज को भ्रम हो सकता है या चेतना असामान्य हो सकता है, यानी चेतना शून्य हो सकता है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड के लिए समझ में नहीं आता। व्यक्ति चेतना शून्य हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। ये अगर सिम्टम्स कभी महसूस होता है तो बी केयरफुल, सावधान हो जाइए। ये निकट भविष्य में पैरालिसिस का अटैक ला सकता है। दूसरा इसका संकेत क्या देता है, शरीर का कोई भी हिस्सा आपको सुन्न लगता है या उसमें झुनझुनी आती है, या उस हिस्से को आप हिला पाने में असमर्थ होते हैं। ऐसा भी कभी कभी किसी किसी व्यक्ति को महसूस होता है। इसमें हाथ की उंगलियां हो सकती हैं, कलाई हो सकता है। इसके साथ साथ आपके पैर का ऊपरी हिस्सा यानी जांघ हो सकता है। जांघ की जो ऊपरी चमड़ी है उस चमड़ी में सुन्नता, मोटापन, या पैर के निचले हिस्से में सुन्नता आएगा, झुनझुनी आता है, चींटी के काटने जैसा एहसास होता है, सुई की चुभने जैसा एहसास होता है, और ये भी विदिन सेकंड आता है, थोड़ी देर के लिए आता है, या किसी किसी को लंबे समय तक भी हो सकता है। ऐसा अगर सिम्टम्स आ रहा है तो सावधान हो जाइए, आने वाले समय में पैरालिसिस के शिकार हो सकते हैं। शरीर का संतुलन बिगड़ जाना, कभी कभी हम खड़े खड़े चक्कर टाइप का लगता है, सिर घूम जाता है, या हमारी स्थिति बिगड़ जाती है, गिरने को हो जाते हैं, शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। ये भी मैंने कुछ समय के लिए आता है, और ऐसा भी अगर संकेत आपको महसूस हो रहा है तो ये पैरालिसिस का चांसेस है। बिना कारण सिर में तेज दर्द होना, बिना कारण, कभी कभी हमारा डाइजेशन बिगड़ जाने की वजह से सिर में दर्द होता है, या मानसिक तनाव की वजह से भी सिर में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है तो सिर में दर्द हो जाता है। तो अगर बिना कारण से सिर में दर्द हो रहा है तो समझ जाइए कि कुछ न कुछ आगे जाकर के गड़बड़ होने वाला है। कभी कभी तनाव उत्पन्न करने वाला जो हार्मोन्स होता है कार्टिसोल, इसका लेवल बढ़ जाता है, अपने आप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी सिर में दर्द होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लकवा होने का संकेत देती हैं। सांस लेने में कठिनाई, सांस लेने में अगर कठिनाई महसूस हो रही है
दर्द महसूस हो रहा है या अटक रहा है, तो ये भी पैरालिसिस का एक संकेत है। इसी प्रकार से मुंह से लार टपकना, ज़्यादा मात्रा में लार आ रहा है या आप चुपके से बैठे हैं फिर भी मुंह के अंदर से पानी का भराव हो रहा है या मुंह खोलते ही वो लार टपक रहा है, जैसे चित्र में आप देख पा रहे हैं। ऐसे अगर मुंह से लार टपकता है तो ये भी पैरालिसिस का एक संकेत है। बोलने, समझने, सोचने, लिखने, पढ़ने में कठिनाई होना, ये थोड़ी देर के लिए आपको एहसास होता है। बोलने में भी आपको अटकाव महसूस होगा, समझने की शक्ति कम हो जाएगी, सोचने की शक्ति कम हो जाएगी, लिखने पढ़ने में भी कठिनाई महसूस होती है। तो ये भी आगे चल करके कहीं न कहीं पैरालिसिस का संकेत आपको दे रहे हैं। मूत्राशय या आंतों पर से नियंत्रण खो देना, यानी कमर के निचले हिस्से में जो सेंसिटिव अंग है, जैसे कि मूत्राशय है या जैसे हम पेशाब का त्याग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को, मस्तिष्क को एक संकेत मिलता है कि अब हमें पेशाब का त्याग करना है या मल का त्याग करना है, ये संकेत मिलता है। लेकिन यहाँ से वो जो संकेत ले जाने वाली नसों में बाधा होने की वजह से ब्रेन तक वो सिग्नल नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से ये पेशाब अपने आप बाहर निकल आता है, मल अपने आप बाहर निकल आता है। तो इस प्रकार से अगर आपके साथ में कोई घटना हो रही है तो ये तो बहुत कहना चाहिए कि सेंसिटिव संकेत है, ये बहुत जल्दी अटैक आने की संभावना है। तो ऐसा मूत्राशय या आंतों पर नियंत्रण में कमी होना, ये पैरालिसिस के चांसेस हैं। इसी प्रकार से कभी कभी ऐसा लगता है जी मिचलाता है, उल्टी महसूस होती है, मतली आने लगता है, कभी कभी घबराहट महसूस होती है, एकदम पीछे नहीं लगता है। ये भी हल्का फुल्का पैरालिसिस का अटैक आने की संभावना है इसमें। तो इस प्रकार से अगर कभी महसूस होता है तो पैरालिसिस के चांसेस बने रहते हैं। पैरों में झुनझुनी, सुन्नता और कांटों जैसा चुभना, चींटियों के काटने जैसा चुभना, सुई के चुभाने जैसा एहसास होना, तो ये भी आपको पैरालिसिस का संकेत दे रहा है। अक्सर करके मोटे व्यक्तियों में, जिनके शरीर में ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, उन लोगों में ये ज़्यादा एहसास होता है। उन लोगों को एक जगह पे स्थायी पालथी लगा करके बैठ नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पर बैठते हैं तो ब्लड का फ्लो जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सुन्नता महसूस होती है। और ये अगर लगातार बना रहे तो कभी भी अटैक आ सकता है, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। अगर ये संकेत आ रहा है तो ये अटैक कभी भी हो सकता है। पैरों में अगर झुनझुनी आ रही है या सुन्नता महसूस हो रहा है, मोटापन महसूस हो रहा है, या चलते हैं तो शरीर अनबैलेंस हो जाता है, तो इसमें पैरालिसिस के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि बहुत निकट भविष्य में, यानी बहुत जल्दी उनको अटैक आ सकता है। अब हम समझते हैं कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पैरालिसिस की समस्या हो जाती है। साथियों, ये जो मैंने पूर्व में आप लोगों को ये जितने भी संकेत मैंने बताए, ये पैरालिसिस के अटैक आने से पहले के संकेत हैं। लेकिन यही जो संकेत मैंने बताए हैं, ये पैरालिसिस वाले व्यक्तियों को भी होते हैं, जैसे कि जी मिचलाना, मितली आना, उल्टी होना, घबराहट, ये तो पैरालिसिस के अटैक आने के बाद होता ही होता है, लेकिन ये अटैक आने से पहले भी होता है, इसलिए सावधान होना जरूरी है। आंतों पर नियंत्रण में कमी होना, पेशाब का यूं निकल जाना, ये पैरालिसिस के अटैक होने के बाद भी होता है। लेकिन ये अगर पहले आ रहा है अटैक आने से पहले, तो आपको पैरालिसिस होने के ये संकेत दे रहा है। तो जितने मैंने संकेत बताए हैं पहले, ये पैरालिसिस के अटैक आने के बाद वो सारी चीज होते हैं, लेकिन ये अटैक आने से पहले भी संकेत मिल जाता है शरीर को। लेकिन अज्ञानतावश हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते, और जो संकेत हम लोगों को मिला है हम उसी का निदान करने के लिए लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि थोड़ा सा कॉमन बीमारी है, सुन्नता आ गया तो चलो ठीक हो जाएगा, घबराहट हो रही है डॉक्टर के पास दिखा दिए, बीपी वगैरह की गोली दे दिया, ठीक हो गया। लेकिन मूल कारण को समझना जरूरी है, जो आने वाले समय में आपको गंभीर बीमारी का शिकार बना सकता है। तो ये अज्ञानता की वजह से होती है। इसलिए आज मेरे साथ जितने पार्टिसिपेंट हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक इनको समझें। यदि आपको आपके परिवार में या आपके मित्रगण में या कोई रिश्तेदारों में इस प्रकार कोई सिम्टम आप लोगों को बता रहे हैं, तो आप उनको सचेत कर सकते हैं, उनको सावधान कर सकते हैं, और उन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो इन चीज़ों से बचा जा सकता है, तो उनका निदान आप कर सकते हैं और पैरालिसिस के अटैक से उनको बचा सकते हैं।
तो इस प्रकार से ये सिम्टम्स मैंने बताए, इन सिम्टम्स के आधार पर आप अपने आप को डायग्नोस कर सकते हैं, उसका निदान कर सकते हैं और पैरालिसिस के जो परेशानी से आप बच सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं अगर कहीं कोई व्यक्ति पैरालिसिस का अटैक आ गया, किसी को अगर पैरालाइज हो गया, तो मैं आपको बता दूं साथियों को, उस व्यक्ति का जिंदगी वो जीते जी नर्क के समान है। वो भगवान मत करे किसी को इस प्रकार की प्रॉब्लम हो, कोई पैरालिसिस का अटैक हो। अगर पैरालिसिस का अटैक आ गया तो जीते जी नर्क हो गया। वो एक कमरे में सीमित हो जाएगा और बल्कि घर के लोगों को परेशान करके रखेगा, और एक आदमी उसके साथ में ड्यूटी पे रहेगा। किस वक्त आपको लेटरिन लगेगी, किस वक्त आपको बाथरूम लगेगा, उस वक्त आदमी ऊपर घर में उपस्थित है नहीं है। आपका बिस्तर खराब हो जाएगा, आपके कमरे में दुर्गंध आएगा, कोई आपके कमरे में आने की कोशिश नहीं करेगा और आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप तो अपने आंगन में भी नहीं घूम पाएंगे। बाहर की दुनिया को छोड़िए, देश विदेश घूमने को छोड़िए, हिल स्टेशन घूमने को छोड़िए, आप अपने घर के आंगन में भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इतनी मजबूरी हो जाती है। तो उस कंडीशन में इंसान को मर जाना ज़्यादा उचित है, क्योंकि एक पैरालाइज व्यक्ति दूसरे के ऊपर हमेशा बोझ बना रहता है। फिर आपकी कोई खोज खबर नहीं होती, बस आपको सुबह थोड़ा सा खाना, शाम को थोड़ा सा खाना दे दिया जाएगा, कमरे में बंद हो गए, खत्म हो गई जिंदगी। और साथियों, ये पैरालिसिस का अटैक किसी भी उम्र में आ सकता है, किसी भी उम्र में। यहाँ ना बच्चा देखेगा वो, ना आपका जवानी देखेगा, ना बुढ़ापा देखेगा, क्योंकि जो खान पान हमारा बिगड़ा हुआ है उसके चलते इस बीमारी के शिकार बहुत सारे लोग हो सकते हैं। इसलिए बी केयरफुल, सावधान रहिए, अपने खान पान को दुरुस्त करिए, सात्विक भोजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रसायनों का उपयोग कम करिए। अपने खेतों पे आप जो खेती का काम करते हैं उसमें कम से कम रसायन का उपयोग करें। आप गोबर खाद से खेती करें ताकि आपका अनाज पौष्टिक रहे, किसी प्रकार का कोई रसायन आपके शरीर में न जाए। आप खाएं, आपके परिवार को खिलाएं, अपने देश को खिलाएं, समाज को खिलाएं, सबको स्वस्थ रखें। हम कारणों की बात करते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से पैरालिसिस का अटैक हो सकता है। जैसे कि कुछ कारणों में रीढ़ की हड्डी में चोट या संक्रमण, अगर रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार का दबाव बनता है या कहाँ पर चोट लगती है या वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो संबंधित जो नसें हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ जाता है, उनकी कार्यशीलता में बाधा होती है, जिसकी वजह से पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। तो हमारे शरीर का जो सबसे सेंसिटिव अंग है वो रीढ़ की हड्डी है, जहाँ से बहुत सारी नसें निकलती हैं और हमारे शरीर को ये आधार प्रदान करता है। इससे साथ साथ जो हमारा नर्वस सिस्टम और रीढ़ की हड्डी बहुत ही संवेदनशील अंग है हमारे शरीर के। इनको हमेशा केयर करना बहुत जरूरी है। ध्यान हमेशा रखें कि आपकी रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार का कोई संक्रमण न हो या किसी प्रकार का कोई चोट न हो। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, जब बीमारी डॉक्टर के समझ में नहीं आता तो वो रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल करके वो चेक करता है, क्योंकि यहीं से ही पूरी बीमारी का पता चलता है। इसलिए ये बहुत सेंसिटिव अंग है। दूसरे कारणों में गर्दन के पिछले हिस्से में कोई चोट लग जाना। कभी कभी गर्दन के पिछले हिस्से में कोई चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये भी एक पैरालिसिस का अटैक आने की संभावना बनती है। इससे ये भी एक कारण हो सकता है, गर्दन के पिछले हिस्से में चोट लगने से भी पैरालाइज इंसान हो सकता है। दूसरे कारणों में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल। आपके शरीर में जो हमने कोलेस्ट्रॉल की बात की है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये इसके जमावट नसों में कहीं हो जाती है। आप चित्र पे देख सकते हैं, पीले कलर का जो है वो चारों तरफ से कोलेस्ट्रॉल भर गया है, वहां से ब्लड के फ्लो को ये रोक रहा है, जिसकी वजह से जिस अंग पे ये नस जाती है, जहाँ पर प्रॉपर ब्लड जाना चाहिए, वहाँ पर ब्लड नहीं पहुँचने से वहाँ पर शून्यता हो जाती है, झुनझुनी हो जाती है। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा साथियों, ये जो कोलेस्ट्रॉल कारण मैंने बताया, जो अभी रिफाइन का जो तेल खा रहे हैं और जो हमारा दूषित आहार विहार है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में ये कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। जब ऐसी कोई स्थिति निर्मित हो जाती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर भी क्या करेगा, शुरुआती तौर पे आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने की सलाह देगा, कुछ मेडिसिन देगा, कुछ योगा के बारे में बात करेगा और आपके खान पान को सुधारने की कोशिश करेगा। बावजूद इसके ये बढ़ते जाता है। तब यहाँ पर कंडीशन एक आती है एंजियोप्लास्टी की। एंजियोप्लास्टी की स्थिति में क्या होता है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, उस कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा साइड में करके वहाँ पर एक तार की जाली, जिसे इंस्टेंट कहते हैं, वो तार की जाली फिट कर दी जाती है। तो वहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल जो अगल बगल फैल जाता है और वहाँ से ब्लड का फ्लो सामान्य होता है।
इसको साथियों मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये एंजियोप्लास्टी क्या होता है। ये एंजियोप्लास्टी की स्थिति कब निर्मित होती है? जब शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और नसों में ब्लॉकेज पैदा कर देता है, उस समय में एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर इस कोलेस्ट्रॉल को न हटाया गया तो कभी भी हार्ट में भी अटैक आ सकता है और पैरालिसिस का भी अटैक आ सकता है। तो यहाँ पर इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, एंजियोप्लास्टी कराना। और एंजियोप्लास्टी का जो इलाज है वो बहुत महंगा इलाज है। इसमें कम से कम 7 से 8 लाख रुपए लग जाता है एंजियोप्लास्टी कराने में। और शरीर के किस हिस्से में ये ब्लड का क्लॉट हुआ है, इसको डॉक्टर को ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या है एंजियोप्लास्टी, हम थोड़ी इसको जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये हार्ट है हमारा, ये रात दिन अपना काम करते रहता है। इसी में बारीक बारीक जो नसें हैं आप देख सकते हैं, इन्हीं नसों में ही ब्लड की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमता है, जैसे कि आप चित्र पे देख पा रहे हैं। और इन्हीं नसों में ब्लड का फ्लो होता है। जब इनके कार्यों में बाधा होती है तब दिक्कतें पैदा होती हैं। चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए, वीडियो को। जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तब वहाँ उस जगह से संबंधित जो नस है, जो हमारे शरीर के अन्य अंगों में पहुंचा हुआ है, उस नस को ढूंढ करके नीचे से एक पाइप के द्वारा वहां पर पहुंचा जाता है। ये हार्ट के अंदर में ये पहुंचा पाइप, यहाँ पर देख सकते हैं आप। जिस जगह पे ब्लॉकेज हुआ है उससे संबंधित जो नस हाथों तक आया है, उस नस को ढूंढा गया। ढूंढने के बाद उस जगह पे पहुंचे हैं और उस पाइप के माध्यम से पहले इस कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा साइड खसकाने का काम कर रहे हैं एक बलून के माध्यम से। वहां पर एक बलून भेजा गया है, एक बलून भेजा गया है जो प्रेशर दे करके उस कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा साइड कर रहा है। इस प्रकार देखिए, जब कोलेस्ट्रॉल साइड हो जाता है तो ब्लड का फ्लो सामान्य होने लगता है। इसके बाद उसी जगह से फिर एक तार की जाली, जिसे इंस्टेंट कहते हैं, ये स्टेंट देख सकते हैं, एक मजबूत तार की जाली होती है, एकदम छोटी होती है। यानी इसका साइज की हम बात करें कि नसें हमारी कितनी छोटी होती हैं, तो उन नसों से भी छोटी ये पाइप होती है। उसी पाइप के माध्यम से यहाँ पर इन तार की जाली को लाया जाता है और बलून के माध्यम से खुला करके इस कोलेस्ट्रॉल को साइड कर दिया जाता है। तो ये स्टील की तार की जाली होती है और ये जो स्टैंड आप देख रहे हैं इसका कीमत 2.5 लाख रुपए है। ये छोटा सा जो है स्टैंड, जिसे तार की जाली हम कह रहे हैं, ये तार की जाली ये 2.5 लाख रुपए में आता है। अगर जान बचानी है तो ये तो काम करना ही पड़ेगा। तो वहां पर कोलेस्ट्रॉल को न हटा करके वहां पर तार की जाली फिट कर दिया गया और इस प्रकार से धीरे धीरे ब्लड के बहते रहने से वहां पर उसके तार की जाली के ऊपर भी ब्लड का जमा हो जाता है और यहाँ पर ब्लड का फ्लो सामान्य हो जाता है। ये जो अभी आपने देखा एंजियोप्लास्टी, ये एंजियोप्लास्टी भी पूरी तरीके से सक्सेस नहीं है। ये 1 साल 2 साल 3 साल तक, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक आपको राहत प्रदान करेगा। उसके बाद उस तार की जाली के अंदर से भी कोलेस्ट्रॉल भर करके जा करके नसों को फिर ब्लॉक कर देगा। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, बाईपास सर्जरी की आवश्यकता होती है। फिर बाईपास सर्जरी तो 10 से 12 लाख रुपए खर्चा होता है। बाईपास सर्जरी में क्या होता है कि ऊपर से लेकर के नीचे उस जगह को छोड़ करके ऊपर से एक नस को जोड़ दिया जाता है और उसको साइड से ला करके जहां पर कोलेस्ट्रॉल जमा है उसके नीचे में ला करके जोड़ा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने सड़कों पर देखा होगा, एक मेन रोड होता है और एक बाईपास रोड होता है। जहां से स्टार्ट होते हैं वहां से छोड़ करके अगर बाईपास से जाते हैं तो हम उसी रोड में आगे फिर मिलते हैं। उसी प्रकार से हमारे हार्ट में भी, हमारी नसों में भी किया जाता है। ऊपर से एक नस निकाल करके नीचे फिर जोड़ दिया जाता है और बीच के हिस्से को छोड़ दिया जाता है। तो इससे ब्लड को नीचे की ओर भेजा जाता है। इसे कहते हैं बाईपास सर्जरी। फिर कभी किसी दिन हम इसका वीडियो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि बाईपास सर्जरी क्या होती है। तो ये एंजियोप्लास्टी साथियों बहुत महंगा इलाज है और इससे भी ज़्यादा महंगा इलाज है आपका बाईपास सर्जरी। अगर ज़िंदगी को बचाना है तो ये सारी चीज़ें अपने को करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर हम
संकेतों के माध्यम से सावधान हो जाए और अपना निदान हम प्रारंभ कर दें, तो हम बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। आगे कारणों की बात करते हैं। दूषित आहार विहार, ये सब चीज़ें मैंने पहले बताई हैं। ये सब चीज़ें हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल पैदा कर रही है, हमारे शरीर में बीमारियां पैदा कर रही है, हमारे शरीर के अंग तंत्रों को नुकसान पहुंचा रही है, जिसकी वजह से डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या चर्म रोग या लीवर की समस्या, कैंसर, अल्सर, ट्यूमर, ऐसी गंभीर बीमारियों के हम लोग शिकार हो रहे हैं। इन सब चीज़ों में केमिकल मिला हुआ है। अत्यधिक शराब का सेवन करना, शराब तो किसी भी हाल में फायदेमंद नहीं है। ये तो किसी इंसान को लेना ही नहीं चाहिए। अगर आप ले रहे हैं तो आप अपने शरीर के दुश्मन बनते जा रहे हैं, क्योंकि शराब सबसे पहले आपके लीवर को खराब करता है, लीवर के बाद ये किडनी को खराब करता है, और किडनी के साथ साथ पूरे अंग तंत्र को खराब करता है। क्योंकि जो शराब है उसका सेवन करते हैं तो आंतों के माध्यम से ये ब्लड पे जाता है, और ब्लड पे जा करके पूरे शरीर में इसके जो शराब का जो अल्कोहल है उसका पूरा फ्लो शराब का पूरे शरीर में होता है। जब ये ब्रेन को जाएगा तो ब्रेन को घायल करेगा, लीवर में जाएगा तो लीवर को घायल करेगा। आप सभी जानते हैं आपका जो अल्कोहल होता है, आप उंगली पे शराब को लेकर के फ्लेम के सामने ले जाइए, लौ के सामने वो जलने लग जाता है। तो सोच करके देखिए आपके शरीर को कैसे नहीं जलाई गई है। तो शराब तो किसी भी हाल में पीने लायक है ही नहीं, कभी भी किसी इंसान को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। शराब के सेवन करने से शरीर का नुकसान होता है, लेकिन घर का जो पारिवारिक जो माहौल है, परिवेश है, वो बहुत दूषित हो जाता है। घर में तनाव की स्थिति पैदा हो जाते हैं, घरों में झगड़े होते हैं, काम धाम में किसी का मन लगता नहीं है, पैसों की कमी हो जाती है, पैसों के लिए घर में पत्नी से मारपीट होता है, और जिसको एक बार शराब की आदत लग गई वो जिंदगी में कभी छूटता नहीं है। क्योंकि अगर किसी ने शराब का सेवन कर लिया, उसको लत लग गई, लेकिन मान करके चलो कि वो जिंदगी में कभी छूटता नहीं है। इसलिए आप इन चीज़ों से बच करके रहें। तो अत्यधिक शराब का सेवन करना भी आपके शरीर में कई प्रकार के प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अगले कारणों की बात करें, कारण यही तक है। अब हम बात करते हैं इसका निदान क्या है। हम आशा किरण में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल करके हम इससे बच सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, 3 प्रकार के प्रोडक्ट हमारे पास में। पैरालिसिस के संकेत अगर आपको आ रहे हैं, या किसी को पैरालिसिस हो चुका है, या ऐसा महसूस हो रहा है कि हल्का फुल्का आपको संकेत आ रहा है, तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। पहले से उसका निदान कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, बनिस्बत कि अगर वो समस्या आ गई और नर्क की जिंदगी भोगने से पहले अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो बराबर रूप से अमृत रस, रंजवा और लांग डाइव का सेवन करें। किसी को जो संकेत मैंने बताया वो संकेत भी नहीं है, आपको संकेत भी नहीं आ रहा है, फिर भी आप अमृत रस, रंजवा और लांग डाइव का अगर सेवन करते हैं तो आपको कभी भी जीवन में बीपी की समस्या नहीं आएगी, कभी भी आपको जीवन में पैरालिसिस का अटैक नहीं आएगा, ना हार्ट में अटैक आएगा, अगर नॉर्मल कंडीशन पे इसको सेवन करते हैं। देखिए, अगर किसी को हो गया है तो आप उसे अमृत रस दीजिए, रंजवा दीजिए और लांग डाइव दीजिए। अगर किसी को अटैक आ गया, अगर अटैक आया है तो उसको समय लगेगा ठीक होने में, 3 से 6 माह लगेगा। लेकिन अगर आपको अगर कोई समस्या नहीं है, अगर या तो वो संकेत आपको महसूस हो रहे हैं, तो उस समय पहले से अगर इसका सेवन कर लें तो जिंदगी में कभी भी आपको पैरालिसिस का अटैक नहीं आएगा, हार्ट का अटैक नहीं आएगा, ना आपकी बीपी बढ़ेगी और आपका डायबिटीज भी कंट्रोल में रहेगा। इसके साथ साथ ये और क्या 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 काम करता है मैं आपको बताना चाहूँगा। जो आपके जो शारीरिक कमजोरी है उसको ये दूर करता है, चाहे वो पैरालिसिस से रिलेटेड ना हो, आपके शरीर में नॉर्मल कंडीशन में भी आपके शरीर में कमजोरी आती है, थकान है, अनिद्रा है, भूख न लगना, घबराहट, बेचैनी, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द महसूस हो रहा है, शरीर में खून की कमी है, कमर और पेड़ों में दर्द हो रहा है, जोड़ों पे दर्द हो रहा है, चक्कर आना है, आपका डाइजेशन सिस्टम अगर बिगड़ गया है, तो इन सब को दूर करके शरीर में ये रक्त प्रवाह को तेज करता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को ये इंक्रीज करता है। अब ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी बीमारी हमारे शरीर में होती है, आप सभी को पता है। इसके सेवन करने से आपके जो इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है, आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार इनसे ये बचा करके रखता है, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। तो नॉर्मल कंडीशन पे हम इसको एज लाइक इंजन ऑयल, जिस प्रकार से हम बाइक की सर्विसिंग करने के बाद में उसमें इंजन ऑयल का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से हमारी बॉडी का ये इंजन ऑयल है।
अगर हम अपने बॉडी में इसका हम सेवन करते हैं तो हमको लंबे, मान के चलिए कि हमारा शरीर भी स्मूथ चलेगा, जैसे गाड़ी आपकी स्मूथ चलती है, तो हमारे शरीर का इंजन ऑयल है। हर 6 महीने में अपने को इसका सेवन करना जरूरी है। अगर हम इसका सेवन करते हैं तो लंबे समय तक हम स्वस्थ रहेंगे। अगर आप अमृत रस, रेंजो और लॉन्ग ड्राइव का सेवन करते हैं तो आपके शरीर के जितने भी अंग तंत्र है वो सुचारू रूप से काम करना चालू कर देंगे। उन पर जो ब्लॉकेज आए हैं, उनमें जो किसी प्रकार का इन्फेक्शन आया है जिसकी वजह से उनके कार्य क्षमता में बाधा हो रही है, वो सारी चीज़ों को ये दुरुस्त कर देता है। यानी एक प्रकार से शरीर की सर्विसिंग करता है या शरीर की ओवर ऑयलिंग करता है, जिससे आपका शरीर एक प्रकार से नवजीवन प्राप्त करता है और आप अपने आप को एक यंग एज के व्यक्ति महसूस करते हैं। अगर इन तीनों चीज़ के इस्तेमाल करते हैं तो आपको 50 की उम्र में भी कम से कम 25 से 30 साल की फीलिंग महसूस होगी। आपको अपने आप को उतना आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। दिन भर आपके शरीर को ऊर्जावान बना करके रखेगा, थकान आपको महसूस नहीं होगी। आज हमारे जो खान पान बिगड़ा हुआ है उसके चलते जो देख रहे हैं शरीर में बहुत जल्दी थकावट आ जाती है, जोड़ों में दर्द आ जाता है, डायबिटीज हो जाती है, बीपी का लेवल बढ़ जाता है। अगर इनका हम सेवन करते रहेंगे तो इन सारी चीज़ों से हम बचे रहेंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप पैरालिसिस होने का इंतजार मत करिए। पैरालिसिस होने के पहले इन सब चीज़ का सेवन करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उस आधार पर आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें और जानबूझ करके भी अगर हम इनका सेवन नहीं करते हैं तो बीमारी को आमंत्रण आप खुद देते हैं। हम बीमारी को आमंत्रण हम खुद देते हैं। जब हम जान चुके हैं कि हमारे शरीर का इंजन ऑयल के रूप में काम करेगा, इसके प्रयोग करने से पैरालिसिस का अटैक नहीं आएगा, बीपी नॉर्मल हो जाएगा, डायबिटीज कंट्रोल होगा। अब जानबूझ के भी अगर हम उपयोग नहीं करेंगे, और आता कितने का है सर? 450 का अमृत रस है आपका, 425 का रेंजोवा है, 700 रुपये का आपका लॉन्ग ड्राइव है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1500, 1600, 1700 में हो जाता है। 1500, 1700 में आपके शरीर इतनी मजबूत हो जाती है, आपके अंग तंत्र इतने मजबूत हो जाते हैं कि आपकी आयु 30 साल बढ़ सकती है। आप अपनी आयु को 30 साल बढ़ा सकते हैं। नहीं तो जैसा खान पान चल रहा है, WHO ने कह दिया कि हमारा औसत आयु 60 साल का है, तो ये कंडीशन निर्मित होती है। तो साथियों, बचाव ही जागरूकता ही बचाव है। अब जान करके अगर हम इसे इस्तेमाल ना करें तो ये मूर्खता होगी। अपने परिवार में अपने बच्चों को, सभी को इसको पिलाएं, अपने माता पिता को पिलाएं, अपनी पत्नी को पिलाएं, अपनी बहन है, बेटी है, सबको इसका सेवन करें। और खास करके तो मैं तो ये कहता हूँ कि अमृत रस और रेंजवा ये हर किसी को सेवन करना जरूरी है। घर में बेटी है तो बेटी को जरूर पिलाएं, क्योंकि कल के दिन जब शादी होकर के जाएगी, दूसरे घर में जाएगी, वो दूसरे परिवेश में जाएगी, अपने आप को वहाँ पर वातावरण पर ढाल नहीं पाती, जिसकी वजह से अक्सर करके देखिएगा बेटी की शादी हो जाने के बाद ससुराल में वो एकदम दुबली हो जाती है, कमजोर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो खान पान उसका चल रहा है वहाँ पर जाने के बाद पूरा बदल जाता है। यहाँ पर जिस प्रकार से अपने माता पिता के साथ में बिहेव करती थी, घर में बिहेव करती थी, तो वहाँ पर डिफरेंट आपको मिलेगा। तो अपने आप को स्थापित करने में उसको थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इस कारण से उसके हेल्थ में गिरावट आ जाती है। लेकिन अगर आप उसको यहाँ से मजबूत करके भेजेंगे तो उसको वहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी, और साथ ही साथ उसका गर्भधारण में भी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अक्सर करके गर्भधारण में ज़्यादा समस्या हो जाती है, क्योंकि शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, दिन भर थकान महसूस होता है। अधिकांश घरों में देखने को मिलता है कि शादी होने के बाद बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। अगर आप यहाँ से उनको मजबूत करके रखें, जब शादी होकर के जाएगी तो वहाँ भी वो स्वस्थ रहेगी। तो साथियों, इस प्रकार से कुछ परहेज की बात करूंगा मैं। तली भुनी चीजें, जंक फूड, उड़द का दाल, बैगन की सब्जी, इमली, शराब आदि का सेवन इसमें बिल्कुल परहेज है, क्योंकि अगर इन चीज़ों का सेवन करेंगे और इन दवाओं का सेवन करेंगे तो ये दवा काम नहीं करेगा। इसलिए आपको अगर बचना है इन चीज़ों से, या किसी को ये अटक आ गया है, तो इन चीज़ों का वो परहेज करें ताकि दवा आपके शरीर में अच्छे रूप से काम करे। लगातार 3 से 6 माह सेवन करने पर बेहतर परिणाम देखा जा सकता है। आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं ये, और आयुर्वेद में विधान है 3 से 6 माह का, कम से कम 3 माह का तो विधान है। 3 माह इसलिए हम कहते हैं आयुर्वेद में, क्योंकि हमारे शरीर के बिगड़े हुए फंक्शन को सुधारने के लिए आयुर्वेद 90 दिन का समय लेता है। 90 दिन के बाद ही आप समझ सकते हैं कि ये दवा आपके शरीर में काम करेगा। क्योंकि अगर किसी घर को रहने लायक बनाए तो पहले उसको साफ सफाई करनी पड़ती है, उसको रंग रोगन करना पड़ता है, तब वो घर रहने लायक बनता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर है, क्योंकि इतने सारे हमने गंदे पदार्थ शरीर में इकट्ठा किए हैं, तो आयुर्वेद को उनको साफ करने में 90 दिन का समय लगता है। इसलिए कम से कम 3 माह तो सेवन करना इसका जरूरी है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, सर कितने दिन तक खाना है?
बोले आयुर्वेद में 3 माह तो खाना ही पड़ेगा। कभी किसी को पूछने की जरूरत न पड़े, आयुर्वेद की दवा का 3 महीने खाने का विधान है, इस बात को समझ जाइए। 3 महीना खाना ही पड़ता है। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 3 माह तक खाने के बाद आप एहसास करना कि मुझे अब दवा काम करना चालू किया है। पहले आपके शरीर की सफाई करेगा, तब अपना असर दिखाना चालू करेगा। तो साथियों, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपने नोट डाउन किया होगा। और अपने साथ साथ अपने परिवार की भी केयर करें, अपने डाउनलाइन की भी केयर करें। अपने डाउनलाइन में इस एजुकेशन को बताएं, पैरालिसिस अटैक के बारे में बताएं आप कि इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इन दवाओं का क्या क्या लाभ आपको मिल सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे इस प्रोग्राम को पटेल सर को ओवर करता हूँ। थैंक यू पटेल सर।